सुशांत सिंह राजपूत के साथ 2 फिल्मों में काम कर चुके अभिषेक कपूर ने एक इंटरव्यू दिया है और इसमें उन्होंने सुशांत के बारे में कुछ बातें कही हैं। अभिषेक कपूर कायपो 6 भी बना चुके थे और साथ ही केदारनाथ ये दूसरी फिल्म थी जो उन्होंने सुशांत के साथ बनाई थी। और उनका यह कहना है कि जिस वक्त केदारनाथ शूट हो रही थी उस वक्त उन्होंने कुछ महसूस किया था सुशांत के साथ। उन्हें ऐसा लग रहा था कि सुशांत डिस्टर्ब्ड हैं और उनके दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा है। लेकिन साथ ही अभिषेक इसी इंटरव्यू में यह भी कहते हैं कि सुशांत एक बहुत ही स्ट्रांग इंसान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने महसूस किया कि उनके साथ कुछ चल रहा है, कुछ है जो ठीक नहीं है और इसी वजह से वो सुशांत को बहुत ही डिस्टर्ब देख रहे थे। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस इंटरव्यू में और क्या क्या बातें की हैं अभिषेक कपूर ने। देखिए, वो साफ कहते हैं कि मुझे याद है जब वो कायपो 6 के लिए ऑडिशन कर रहा था तब सुशांत काफ़ी ओवरवेट था। मैंने उसे एक अमेरिकन एक्टर की फ़ोटो दिखाई और ये कहा कि तुम्हें ऐसा दिखना होगा क्योंकि तुम फिल्म में क्रिकेटर का रोल प्ले कर रहे हो। अभिषेक कहते हैं वो ज़्यादा बोलता नहीं था, वो बस रिप्लाई में यही कहता रहा, जी सर, जी सर। और उसके बाद 3 महीनों तक उसने हार्डवर्क किया और 3 महीने के हार्डवर्क के बाद वो जो एक अलग पर्सनैलिटी मेरे सामने आई वो वही थी जो मैं चाहता था। उन्होंने कहा कि वो सुबह 6 बजे क्रिकेट प्रैक्टिस करता था और फिर जिम में ट्रेनिंग करता था और उसने वो लुक अचीव कर ही लिया जो मैं चाहता था। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि एग्जैक्टली क्या कहा है अभिषेक कपूर ने। वो कहते हैं सुशांत उन दिनों काफ़ी डिस्टर्ब्ड रहता था। मैं उसे अच्छे से जानता था, वो बहुत ही स्ट्रांग इंसान था, मेंटली और फिजिकली वो कोई भी चीज़ झेल सकता था। उस वक्त उसे लेकर कई तरह के ब्लाइंड आर्टिकल्स छप रहे थे जिन्हें पढ़कर वो काफ़ी अकेला और हेल्पलेस फील करता था। दोस्तों, यही वो बात है जो मैं अक्सर आपसे कहता रहा हूं, जो आउटसाइडर्स को फील कराया जाता है। एक जनाब जो फिल्म क्रिटिक हुआ करते थे अभी से कुछ साल पहले तक, जो इन दिनों करण जौहर के यहाँ नौकरी बजा रहे हैं, वो उन पर आरोप लगा कि उन्होंने कई सारे ब्लाइंड आर्टिकल लिखे थे। अब ब्लाइंड आर्टिकल असल में डरपोक किस्म के लोग लिखते हैं जो सामने आकर कुछ कह नहीं सकते लेकिन बहुत कुछ कहते रहते हैं, अपना चेहरा छिपाकर, कई बार उन लोगों के नाम छिपाकर। क्यों? क्योंकि उन्हें एक सर्टेन एजेंडा सेट करना होता है, उन्हें एक खास तरह की कहानी आपको दिखानी होती है, उन्हें कुछ खास बातें आपसे कहनी होती हैं जिनके प्रमाण उनके पास नहीं होते, लेकिन एजेंडा पहले से सेट होता है। और जाहिर है अगर कोई फिल्म क्रिटिक जो करण जौहर की नौकरी करने लगे और जर्नलिज्म को छोड़ दे तो उसके द्वारा लिखे गए पहले के आर्टिकल्स को, खासकर ब्लाइंड आर्टिकल्स को रेफर करके आप समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति किस तरह का एजेंडा सेट करना चाह रहा था, किस तरह की कहानी कहना चाह रहा था। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से पत्रकार हैं जो चाटुकारिता करते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की, बड़े बड़े डायरेक्टर्स की, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस की, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक दिन जर्नलिज्म छोड़कर उन्हें उनकी नौकरियां करनी है। और इस समय बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, जिनको मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखता रहा, जिनको मैं प्रिंट मीडिया में देखता रहा, जो अब किसी स्टार के यहाँ या तो उसकी कहानियां लिख रहे हैं या उसके डायरेक्शन या स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट में बैठते हैं जाकर, या उसका टैलेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूं कि इस समय इंडस्ट्री में काम करने वाला 30% स्टाफ ऐसा है जो इन प्रोडक्शन हाउसेज में काम करता है, जो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी लेवल पर बॉलीवुड जर्नलिस्ट रह चुका है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ज़्यादातर वहाँ पर बैठे जो की पीपल हैं वो इसी तरह से आए हैं। इसमें कोई एतराज़ नहीं है, आप करियर बनाइए। हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है, हर व्यक्ति नाम कमाना चाहता है, लेकिन सवाल ये है कि आप ऐसा करते समय बेच क्या रहे हैं? अपने धर्म को, अपने ईमान को, अपनी आत्मा को, अपने पेशे को, या आप ये काम ईमानदारी से कर रहे हैं? सब तरह का कंटेंट इस समय चलता है, पहले भी चला करता था जब मैगजीन्स आती थी, पहले भी चला करता था जब सिर्फ न्यूज़ चैनल्स थे, और आज तो सोशल मीडिया भी है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन सब से किनारा कर कर कुछ लोगों के पांव दबाने में बिजी हैं, और उनमें से कई लोग मेरे वीडियोस भी देखते हैं, तो मैं समझ पा रहा हूं कि उन तक मेरी कहानी पहुंच रही होगी। और फिल्म इंडस्ट्री के लोग तो उन लोगों को, उन चेहरों को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, क्योंकि यही वो चेहरे थे जो पहले अखबारों में लिखा करते थे, यही वो चेहरे थे जो पहले टीवी न्यूज़ चैनल्स में बैठकर इंटरव्यू करते थे। लेकिन आज वो उन खास लोगों के पांव दबाकर पैसे कमा रहे हैं। बुराई इसमें नहीं है, लेकिन बुराई इसमें है अगर आप उनके कहने पर ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखते हैं, अगर आप किसी के कहने पर वैसा एजेंडा परोसते हैं, अगर आप किसी के कहने पर उसी तरीके की कहानियां परोसते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, अपने
आका का एजेंडा सेट करते हैं और फिर अपने पेशे के ईमान से खेलते हैं। दोस्तों, ऐसे लोग अक्सर बहुत से लोगों को हर्ट करते हैं और कहीं ना कहीं बहुत से करियर्स को तबाह करने में उनका हाथ होता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको मैं बॉलीवुड की असल पिक्चर दिखाऊं। अभिषेक कपूर, जो कि खुद सुपरस्टार जितेंद्र जी के रिलेटिव हैं, उन्होंने सुशांत के साथ 2 बार काम किया। उन्होंने किसी स्टार किड को क्यों नहीं लिया? क्योंकि शायद उनको उस टैलेंट की कद्र थी, लेकिन साथ ही काम करते वक्त उन्होंने ये भी महसूस किया कि कहीं कुछ था जो कम हो रहा था। और यही वजह है कि सुशांत के जाने के बाद उन्होंने खुलकर ये इंटरव्यू दिया है, खुलकर अपनी बातें कही हैं और ये बताया है कि उस लड़के के साथ कुछ तो गलत हो रहा था। शायद वो किसी से कह नहीं पाया, शायद वो किसी से कहने की हिम्मत इसलिए भी ना जुटा पाया हो कि इंडस्ट्री में जो इतने बड़े बड़े हैं, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत छोटी है और आपको उन्हीं के साथ अपना करियर बनाना होता है, इसीलिए इसको बहुत क्लोज नेट कहा जाता है। यहां एक के साथ मामला गड़बड़ नहीं हुआ कि सारे आपके पीछे पड़ जाते हैं। सलमान खान और विवेक ओबरॉय के केस में क्या हुआ था? जो झगड़ा था वो सलमान और विवेक के बीच में था, लेकिन बाकी लोग क्यों पड़ गए? क्यों? क्योंकि एक गैंग बनाकर काम होता है, यहां पर घेर लेते हैं आपको। विवेक तो तब भी इंडस्ट्री से ही आए थे। अब आप सोचिए, इसमें सुशांत को रख दीजिए। सुशांत जो इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं थे, बहुत से लोगों के लिए थ्रेट बनते जा रहे थे, इसलिए एक खास गैंग था, खास कैंप था जो उनके लिए इस तरह के आर्टिकल लिखवा रहा था किसी पप्पू जैसे जर्नलिस्ट से। फिर बाद में उस पप्पू जैसे जर्नलिस्ट पर जब जनता टूट पड़ती है तो आप उनको फिर अपनी छांव में ले लेते हैं। बॉलीवुड जर्नलिस्ट जितनी तेजी से बिकते हुए मैंने देखे इस इंडस्ट्री में, और दूसरा कोई जर्नलिस्ट मैंने नहीं देखा। मैं जानता हूं पॉलिटिक्स कवर करने वाले जर्नलिस्ट भी बहुत तेजी से बिकते हैं, और खासकर चुनाव के माहौल में तो आप देख ही रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है, गोदी मीडिया। लेकिन ये जो गोदी मीडिया है, यानी खरीदा हुआ मीडिया है, ये सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि बॉलीवुड में तो ये और भी खुले तौर पर होता है। और कई ऐसे लोग हैं जिनका मकसद ही सिर्फ ये होता है कि आप जर्नलिज्म में इसीलिए हैं ताकि आप अपने संबंध बनाएं और फिर उन्हीं की यहाँ नौकरी करके अपनी ज़िंदगी बिता दें। जनता के बीच ये कहें कि हम आपको सच दिखा रहे हैं, लेकिन असल में आप अपना करियर बना रहे होते हैं। मैं उनको भी एक हद तक गलत नहीं कहता, लेकिन बात सारी वहाँ पर आकर ख़राब हो जाती है जब आप किसी के करियर के साथ खिलवाड़ करने लगते हैं, आप इस तरह के पेड आर्टिकल्स लिखने लगते हैं, एक सर्टेन PR का आप हिस्सा हो जाते हैं, यानी आप अपने पेशे का ईमान भूल जाते हैं। और पेशे का ईमान भूला हुआ आदमी जो अपनी रोजी रोटी के साथ भी दगा दे सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति किसका हो सकता है। ये वो तस्वीर है ज़माने की जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सुशांत जा चुके हैं, उन्हें इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा CBI जाने, हमारे देश की सरकार जाने, लेकिन इस सब से हमने इतना सबक तो सीख ही लिया है कि बहुत सारे जो कद्दावर लोग हैं, जो मजबूत लोग हैं, जिनकी बहुत रसूख है, वो बहुत से ऐसे लोगों को खरीद कर रखते हैं ताकि वो अपनी तरह का एजेंडा लोगों के बीच में पेश करते रहें। और ये बात हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि जो गुनाह कर रहा है, जो अपराध कर रहा है, भले ही वो अपराध करके बच निकले, लेकिन उसकी आंखों में आंखें डालकर यह कहना बहुत ज़रूरी होता है कि हमें मालूम है तुम गुनहगार हो। क्या सोचते हैं आप? मेरे इस वीडियो के नीचे लिखना ज़रूर अपने खुले शब्दों में लिखिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा।